हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं। और आप लोगों ने कल ही सुना होगा कि छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आ गई है। तो हमने सोचा कि अब हम आपके लिए कुछ छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट्स लेके आए, क्योंकि जो मेनली मेजर एक्ट तो हर कोई कवर कर लेता है, बट हर कोई माइनर एक्ट नहीं कवर कर पाता। इसलिए हमने आज से स्टार्ट किया है। तो हम अपना पहला एक्ट लेके आए हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। इस एक्ट का नंबर है एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे एक्ट नंबर 19 क्यों है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एक्ट नंबर 19 है, इसलिए क्योंकि ये 2012 का 19वें नंबर का एक्ट है। तो जो जिस नंबर का एक्ट होता है वहाँ पे वो नंबर आता है। ठीक है, इस एक्ट का नाम है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। ये एक बहुत ही छोटा और एक बेसिक एक्ट है। इसके अंदर कोई चैप्टर्स नहीं है, वन डिवाइडेशन है, और इसके अंदर टोटल 14 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके 14 सेक्शंस क्या क्या डील करते हैं, और हम इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक या जिससे हमारा एमसीक्यू बन सकता है हम वो भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ एक्ट नंबर 19 ऑफ सेक्शन 2012 छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। हम इसके पहले प्रियम्बल की बात करते हैं कि इसका प्रियम्बल क्या बोलता है। इसका प्रियम्बल बोलता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर रिलेटिंग to rent by a tribunal and promote leasing of accommodation by balancing the interest of landlord and tenant। मतलब ये एक्ट एक प्रॉपर एडजुडिकेशन, एक प्रॉपर अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सॉल्व करना, किस चीज़ से रिलेटेड, कोई भी रेंट का मैटर होता है ट्रिब्यूनल के पास जब जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे वो सारी चीज़ें, और प्रमोट करना लीज को, और बैलेंस बना के रखना लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा तो कैसे बैलेंस बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसके बारे में कैसे प्रॉपर एडजुडिकेशन करवाया जाए केस का, अगर कोई केस आता है तो ये एक्ट उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके चैप्टर सेक्शन 1 पे। जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर टोटल सेक्शन 14 है, तो अभी हम इसका सेक्शन 1 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 बात करते हैं, जनरली हर एक्ट का सेक्शन 1 सेम ही होता है। तो इसका सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये एक्ट 2011 का पहला एक्ट है? इससे पहले रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं था? नहीं, इससे पहले भी एक रेंट कंट्रोल था जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। इस एक्ट को रिपील करके हमारा 2011 का एक्ट आया था। तो एक क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाता है कि हमारा कौन से एक्ट से ये एक्ट रिपील हुआ है, तो उसका नाम है छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ठीक है, और यहाँ पे इसकी इन्फोर्समेंट और इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात की जाती है। तो ये एक्ट आपके कहाँ जब फर्स्ट ये एक्ट आया तो इसको फर्स्ट इंस्टेंस में जो सारे म्यूनसिपल एरियाज थे वहाँ के हेडक्वार्टर्स पे अप्लाई किया गया। उसके बाद कोई और म्यूनसिपल एरियाज या कोई और अदर ऐसी स्टेट या कोई और ऐसा एरिया उस स्टेट का जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे या फिर जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई देती रहे। तो इसमें जो इसका क्लॉज है उसको इन लोगों ने 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बीच बीच पे कॉमा भी है। जैसे कि फर्स्ट है, इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच म्यूनसिपल एरियाज विच आर कंप्रेजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट। तो जो भी म्यूनसिपल एरियाज थे उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, एंड उसके बाद एंड लेटर, तो लेटर मतलब उसके बाद, ऑन सच ऑफ द अदर पार्ट ऑफ म्यूनसिपल एरियाज और एनी एरियाज विद इन द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफाई। तो मतलब ऐसा कोई भी एरिया, यहाँ पे कोई एरिया उस स्टेट का, कोई म्यूनसिपल एरियाज जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे और टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया में नोटिफाई करते जाए कि ये एक्ट अप्लाई हो जाए। अब आता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन। अब ये फोर्स में कब आया था? ये एक्ट नंबर तो 19 है 2012 का, बट इसकी इन्फोर्सिंग डेट क्या थी, ये किस डेट से लागू हुआ था?
तो इसकी जो इन्फोर्सिंग डेट थी वो थी 6/11/2012। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है कि इन्फोर्सिंग डेट क्या थी। तो इस एक्ट की जो इन्फोर्सिंग डेट थी, कब से ये प्रॉपर पब्लिकेशन होता है और इन्फोर्स में आया था 6/11/2012 से। और एक और डेट होती है इनेक्टिंग डेट, मतलब किस दिन इसका बिल पास किया गया था, बिल इसका प्रेसिडेंट को दिया गया था। तो वो दिया गया था आपका 5 अक्टूबर 2012 को। तो इस एक्ट की जो इनेक्टिंग डेट है वो है 5 अक्टूबर 2012 और जो इन्फोर्सिंग डेट है वो है 6/11/2012। तो आइए अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं, जो है हमारा डेफिनेशन क्लॉज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसमें से हमेशा एक बार तो आपका क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी एकोमोडेशन की। मतलब एकोमोडेशन का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो और नॉन रेसिडेंशियल। नॉन रेसिडेंशियल वी कैन से चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन रेसिडेंशियल लीज आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, या तो वो मतलब लीज पे दी गई हो किसी भी लैंडलॉर्ड ने किसी भी टेनेंट को, या फिर कोई भी ऐसा ओपन स्पेस, कोई खुला मैदान हो, स्टेयर केस हो, ग्राउंड हो, गार्डन हो, क्या कहते हैं आप, गार्गेज, या फिर कोई अदर फैसिलिटीज़ या इम्यूनिटीज़ हो जो कि एग्रीमेंट किया जाए किसी भी लैंड के लिए। बट यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन है कि वो कभी भी एग्रीकल्चर यूज़ के लिए नहीं होता। तो कई बार हमारे पूछ सकते हैं कि एकोमोडेशन के डेफिनेशन में क्या नहीं आता, तो हमें दे सकता है ऐसे गार्डन हो गया, ग्राउंड हो गया, स्टेयर केस हो गया, एग्रीकल्चर पर्पस हो गया। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर पर्पस है वो हमारे एकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, तो इसमें हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। कोई भी बिल्डिंग हो जाए, कोई भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल यूज़ के लिए हो या नॉन रेसिडेंशियल यूज़ के लिए, जो कि लीज करे कौन, लैंडलॉर्ड के टेनेंट, कोई एक लैंडलॉर्ड लीज करे किसी टेनेंट को। कई बार यहाँ पे भी वो लोग एक अपोजिट कर देते कि कोई टेनेंट करे लैंडलॉर्ड को नहीं, बट यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड करे टेनेंट को, या फिर कोई भी ओपन स्पेस, स्टेयर केसेस, ग्राउंड्स, गार्डन एंड और अदर फैसिलिटीज़ एंड एम्यूनिटीज़ परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट। हमेशा याद रखिएगा एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, ओरली होना चाहिए और एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा उसके टेनेंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो पूरे इस एक्ट के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो आपके छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में बताई गई है। हैबिचुअल डिफॉल्टर सेक्शन, इसका क्लॉज 4, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। हैबिचुअल डिफॉल्टर मीन्स अ टेनेंट हु फेल्स इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो कितने 12 महीने के अंदर 3 बार ओकेशनली या उससे ज़्यादा बार रेंट नहीं देता, या फिर जो सारे ड्यूज़ वगैरह होते हैं वो क्लियर नहीं करता जो कि आपके एग्रीमेंट में ड्यू डेट दी गई थी उसके साथ, तो हम उसे हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। और यहाँ पे भी एक आपको हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर जो होता है, कोई भी टेनेंट होता है जो फेल्स हो जाता है। हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर में कभी भी आपका लैंडलॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब आपकी डेफिनेशन आती है लैंडलॉर्ड की। अब लैंडलॉर्ड कौन होता है, लैंडलॉर्ड क्या होता है, मतलब लैंडलॉर्ड हम पढ़ रहे हैं कि जो भी सारा डिस्प्यूट होगा लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, तो लैंडलॉर्ड क्या है और कौन पर्सन हो सकता है, कि ज़रूरी है कि जिसकी प्रॉपर्टी है वही लैंडलॉर्ड हो या कोई और भी हो सकता है। तो हमें सेक्शन 2 का क्लॉज 5 बताता है लैंडलॉर्ड के। लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज़ रिसीविंग और इज़ इंटाइटल टू रिसीव द रेंट। या तो क्या करे, या तो वो रिसीव करता हो या फिर वो इंटाइटल हो, उसके पास टाइटल हो उस रेंट को रिसीव करने का, या फिर रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एन अकाउंट ऑन बिहाफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन। या तो क्या वो रिसीव करता हो या फिर उसकी एकोमोडेशन या फिर खुद के अकाउंट पे या किसी और पर्सन के अकाउंट पे या किसी के बेनिफिट पे,
बेनिफिट एज अ ट्रस्टी हो सकता है, गार्जियन हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, या कोई और अदर पर्सन हो सकता है। और हु वुड ऑल्सो रिसीव द रेंट टू बी इंटाइटल टू रिसीव द रेंट, ठीक है। और जो खुद भी इंटाइटल हो रेंट रिसीव करने के लिए, इफ़ द एकोमोडेशन वर लेट टू अ टेनेंट, अगर वो टेनेंट को दिया गया हो तो वो रिसीव कर सके। तो मेनली इसके अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिसीव कर रहा हो रेंट, या तो इंटाइटल हो, या तो खुद के अपने अकाउंट पे, या किसी और पर्सन के अकाउंट पे, या किसी के बिहाफ पे कोई ऐसा पर्सन, भले यहाँ पे आपका ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, कोई भी पर्सन जो किसी भी टेनेंट से आपका रेंट ले रहा है, वो आपका लैंडलॉर्ड कहलाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसकी प्रॉपर्टी या उसके नाम पे प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं बताया गया। अब आता है आपका म्यूनसिपल एरिया। हमने जैसे कि सेक्शन 1 में पढ़ा कि म्यूनसिपल एरियाज़ के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में ये एक्ट अप्लाई होगा। तो म्यूनसिपल एरिया क्या है? तो म्यूनसिपल एरिया और नगर पंचायत एरिया एज अ डिफाइंड अंडर छत्तीसगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। कहाँ पे डिफाइन है आपका? छत्तीसगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में और छत्तीसगढ़ म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट में। तो इन दो एक्ट के अंदर आपका म्यूनसिपल एरियाज बताया गया। नोटिफिकेशन का मतलब रिफर्स टू रिलेवेंट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गेजेट। तो जब से वो अपने ऑफिशियल गेजेट पे नोटिफिकेशन देते तब से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था क्लॉज सेक्शन 1 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 2 में कि वो चाहे तो अदर स्टेट या अदर हेडक्वार्टर या किसी अदर एरिया में भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके बता सकती है, ठीक है। ओल्ड एक्ट, अब हमारा क्लॉज आता है 28 ओल्ड एक्ट। ओल्ड एक्ट का मतलब क्या? पुराना एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्ट जो है वो 2011 का है, बट उससे पहले क्या कोई एक्ट नहीं था या कुछ नहीं था? नहीं। तो उससे पहले एक ओल्ड एक्ट था, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट 1961, ठीक है। और इसी 1961 वाले के बाद ही हमारा ये एक्ट आया, ठीक है। अब रेंट क्या होता है? रेंट का मतलब होता है मीन्स द कंसिडरेशन पेबल बाय द, कोई ऐसा कंसिडरेशन पेबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट एन एकोमोडेशन। वो उसे प्रॉपर्टी ले रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो वो कोई कंसिडरेशन भी तो देगा। और कंसिडरेशन कहाँ डिफाइन है? कंसिडरेशन सेक्शन 2D ऑफ ICA में डिफाइन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2D बात करते हैं कंसिडरेशन की। वी कैन जस्ट से कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई भी थोड़ी सी अमाउंट जिसकी कुछ वैल्यू ऑफ आई, मतलब आई के अंदर उसकी कोई वैल्यू हो, कोई भी पैसे हो गए या कोई अदर चीज़ हो गई, तो वो कंसिडरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 2 का क्लॉज 10 रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर का मीन्स कोई भी ऑफिशियली जो अपॉइंट किया जाए सेक्शन 7 में, इस एक्ट में जो सेक्शन 7 में आपका अपॉइंट किया जाए। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल होता है जो आपका सेक्शन 6 में बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है। रिपील्ड एक्ट वही छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से जो रिपील किया गया वो रिपील एक्ट। सोशल न्यूसेंस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर 4 शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो शेड्यूल 4 की लिस्ट 10 में आता है आपका सोशल न्यूसेंस। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन टेनेंट की। इसमें से पक्का एक आधी MCQ तो बनता ही है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखते हैं हम इस डेफिनेशन में क्या है। मीन्स द पर्सन बाय होम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज, मतलब या तो पर्सन जो खुद रेंट दे रहा हो, बाय होम या बाय हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज, बट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेबल फॉर एनी एकोमोडेशन, किसी एकोमोडेशन के लिए उसके लैंडलॉर्ड को, ठीक है। या तो वो पर्सन खुद या उसके बिहाफ पे या कोई और अकाउंट पे या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो पर्सन पे कर रहा है एकोमोडेशन को, ठीक है। इंक्लूड द पर्सन हु इज के लैंडलॉर्ड को, और क्या कौन कौन पर्सन इसमें इंक्लूड हो सकते? जो कंटिन्यू कर रहे हो पोजीशन को आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी, टेनेंसी के बाद भी अगर वो उसको कंटिन्यू करे तो भी उसे रेंट देना पड़ेगा। अदरवाइज देन बाय ऑर्डर ऑफ एनी
बाय एन ऑर्डर और डिक्री ऑफ इविक्शन पास्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई इविक्शन की डिक्री आ गई उसके बाद भी वो कंटिन्यू करे तो भी उसे रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका क्लॉज 2 बात करते हैं, इन द केस ऑफ डेथ टू द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, अगर सब क्लॉज 1 में जैसे हमने पढ़ा था कि तो कोई पर्सन या उसके बिहाफ पे या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया वहाँ पे अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो कौन करेगा? इन द केस ऑफ यहाँ पे एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इन द केस ऑफ डेथ, तो अगर हम अब इसके एकोमोडेशन वाले उस पर जाते हैं, एकोमोडेशन फॉर रेसिडेंशियल, अगर आपका रेसिडेंशियल पर्पस है तो उसके जो सर्वाइविंग स्पाउस हैं, सन है, डॉटर है, मदर, फादर हु हैड बीन ऑर्डिनरी, जो उसमें रह रहे जो उसको यूज़ कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, तो वो करेंगे। और अगर इन केस ऑफ जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई विल ट्राई टू रिमूव दिस। ठीक है, इन केस ऑफ कमर्शियल रेसिडेंस, क्लॉज भी मैं ऐसे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। रेसिडेंशियल पर्पस और ये कमर्शियल। इन केस ऑफ कमर्शियल और बिजनेस पर्पस, या तो कमर्शियल हो या कोई बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, वो उस बिज़नेस को चला रहे हो या फिर उसमें चला ही रहे हो उस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, तो वो कर सकते हो। तो हमने 1 में पढ़ा जो उस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो लोग उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रह रहे हो, और इन क्लॉज बी में कमर्शियल और बिजनेस के लिए जो उस बिज़नेस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आता है इसका हो गया सेक्शन 3 एग्जम्पशन, कहाँ कहाँ छूट है, कहाँ कहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो इसका है नथिंग दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, कोई भी ऐसी एनी एकोमोडेशन बिलोंगिंग टू और ओन्ड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, प्रमोटेड बाय और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट वर्ड यूज है, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो नोटिफाई करके चीज़ें ला सकती है, बट जो एग्जाम्पशन है वो कौन करती है? खाली गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ ऐसा होता है एमसीक्यूज में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर। तो यहाँ पे नथिंग इन द सेक्शन अप्लाई टू, अगर वो खाली गवर्नमेंट से अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर इसका क्लॉज 2 बोलता है एनी अदर बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में उसे एग्जम्प्ट करके रखा है तो उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन 4 जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे इतना डिस्प्यूट होगा, वो होगा, सब कुछ होगा, तो टेनेंसी एग्रीमेंट को मीन्स करके नहीं, पहले इन लोगों ने उसको नाउ इट्स ट्रेंडिंग से किया है, मतलब ये जो भी हो ये खुद में एक प्रॉपर सेक्शन है। मीन्स, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, गलत वर्ड यूज़ हो गया। नाउ आई रिपीटेड, टेनेंसी एग्रीमेंट नाउ स्टैंडिंग एंडिंग इन सेक्शन 107।